नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करें, जिसके तहत हम मौर्य काल को पढ़ रहे हैं। मौर्य काल के शासकों के बारे में हमने जाना और मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करें, जिसके तहत हम आज जानेंगे मौर्यकालीन आय के प्रमुख स्रोत, यानी कि जो किस तरीके से मौर्यकालीन समय में जो टैक्स सिस्टम हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से राज्य की आय होती है। मूलतः तुम देखोगे कोई भी सरकार हो या कोई भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो, जिसके तहत सरकार को संचालन के लिए क्या चाहिए, धन की आवश्यकता होती है। किस तरीके से वह अपनी जनता से धन वसूल करता है, वही मुख्यतः आय के स्रोत होते हैं। और जो सरकारों का प्रबंध है बगैर आय के नहीं होता। तो हम देखेंगे मौर्य काल के दौरान हमें जो आय के विभिन्न स्रोत किस तरीके से, यानी कौन कौन सी जगह से उनको कर मिलता था, टैक्स मिलता था। एक तरीके से तुम देखो, यानी रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व व्यवस्था, राजस्व कौन कौन से क्षेत्रों से और किस तरीके से उनके द्वारा जो एकत्रित किया जाता था, उसके बारे में हम देखा। मौर्यकालीन अधिकारियों के बारे में, जिस तरीके से कई अधिकारियों के नाम मिलते हैं जिनकी जिम्मेदारी क्या होती थी, राजस्व एकत्रित करने की, यानी कर का जो एकत्रण करने की, यानी टैक्स कलेक्शन करने की। तो ये टैक्स का सिस्टम किस तरीके से था और ज़्यादा आय किस तरीके से इनको प्राप्त होती, कौन कौन से क्षेत्रों से प्राप्त होती थी। मूलतः अगर देखा जाए प्राचीन काल के दौरान तुम देखोगे तो मूलतः जो आय का मुख्य स्रोत रहा है हमेशा से राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, तुम देखोगे वो मूलतः भूमि कर ही रहा है। यानी जो लैंड टैक्स होता है, यानी कि जो जमीनी कर है, जमीन कर है, वही ज़्यादा रहा। जमीन से ही जो कर की प्राप्ति ज़्यादा, तुम देखोगे किसानों के द्वारा जो जमीन बोई जाती है और उससे ही क्या है, जो राज्य को आय की प्राप्ति होती थी। मुख्यतः सबसे बड़ा अगर बात की जाए, सबसे बड़ा जो आय का स्रोत रहा है वह भूमि कर ही रहा है, जिसके तहत हम बात करेंगे। और भी कई जो आय के स्रोत रहे हैं, और भी अन्य क्षेत्रों से भी कई जगह से आय प्राप्त होती थी, उनका भी जिक्र करेंगे, चाहे धार्मिक कर हो, किसी तरह के कर हो। तो मूलतः आय कर सर्वाधिक जो प्राप्त होता है वो भूमि कर से प्राप्त होता है। एक समाहर्ता नाम के अधिकारी के बारे में हमने बात की थी। उस अधिकारी का कार्य क्या होता था, राजस्व एकत्रण करने का ही कार्य होता था। और उसके अलावा जो हम देखेंगे, भूमि को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। भूमि को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक तो सीता भूमि और एक भाग भूमि। अधिकारियों की बात करें तो स्थानिक और गोप नामक अधिकारी का भी हमें नाम मिलता है, जिनके द्वारा जो क्या किया जाता था, टैक्स कलेक्शन यानी कर एकत्रण उनके द्वारा भी किया जाता था। बलि कर भी मिलता है अपने को, बलि कर जो धार्मिक कर लगाए जाते थे। तो राज्य के कई तरह के जो आय के स्रोत थे, कई जो आय के साधन थे। मुख्यतः आय की बात की जाए, प्रमुख स्रोत जो आय का रहा है वह हमेशा से क्या रहा है, भूमि कर ही रहा है। अब बात करते हैं भूमि की दो श्रेणियां। भूमि से प्राप्त होने वाला है, ये दो भागों में विभाजित किया भूमि को। एक तो सीता भूमि कहा जाता था, एक भाग भूमि कहा जाता। अब सीता भूमि कौन सी होती है और भाग कौन सी होती है। सीता भूमि से प्राप्त होने वाली आय को तो सीता आय कहा जाता था, तो भाग भूमि से प्राप्त होने वाले को जो भाग आय या भाग कर कहा जाता था। अब सीता भूमि वो होती थी जिस पर राज्य का नियंत्रण होता था, यानी स्वयं राज्य का, यानी राजा का सीधा नियंत्रण होता था। और इससे प्राप्त होने वाली आय सारी की सारी आय किसकी होती थी, राजा की होती थी। और इसको क्या कहा जाता था, सीता आय कहा जाता था। इसके अलावा जो दूसरी भूमि की श्रेणी की बात करते हैं, वह कौन सी श्रेणी होती है, भाग होती है। इस पर क्या होता था, किसानों का अधिकार था। इस पे जो क्या करते थे, खेतीबाड़ी किसके द्वारा की जाती, किसानों के द्वारा की जाती थी। मूलतः सारी जमीन पे अधिकार तो राजतंत्र के दौरान किसका होता था, राजा का ही होता था। अब ये जमीन किसके अधीन होती थी, भाग जमीन होती थी, किसानों के अधीन होती थी। किसानों के द्वारा इस पे जो खेती की जाती थी और उसी में से क्या दिया जाता, राज्य को टैक्स दिया जाता था, कर दिया जाता था। अब ये कर कितना था, जो मूल उपज होती, किसानों के द्वारा जो फसल उपजाई जाती थी और जो फसल, जो अनाज होता था, उस अनाज पे जो इसका क्या होता था, टैक्स निर्धारित होता था। मूलतः उस समय हमें देखने को मिलता है 1/5 या 1/4। 1/5 का मतलब 20% टैक्स था,
या 20 से 25% लगभग हमें यहाँ ये टैक्स देखने को मिलता है। 1/4 यानी 25% हो गया ना, 1/4, तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भी जो भूमि कर के अलावा भी कई अन्य करों से भी जो राज्य को आय प्राप्त होती थी, जिसके तहत जिक्र किया जाए तो सेतु कर का भी हमें उल्लेख मिलता है। सेतु कर के अगर बात की जाए फल फूल जो बाग बगीचों से होने वाली जो आय है, अगर बात की जाए फल सब्जियां वगैरह, तुम तरकारियां इन सब्जियां इनमें ले सकते हो, फल फूल और जो कंदमूल है, तो इन पे भी जो क्या लिया जाता था, राज्य के द्वारा कर लिया जाता था, उस कर को क्या कहा जाता था, सेतु कर कहा जाता था। उसके अलावा वन कर का हमें उल्लेख मिलता है। वन कर क्या था, वन से उपज होने वाली जो आय है, वन से पैदा होने वाले गोंद है और है सारी चीज़ें हैं, लकड़ियां हैं वन से प्राप्त होने वाली, उन पे जो उनकी उपज पे जो कर लगाया जाता था उसे क्या कहा जाता था, वन कर कहा जाता था। मतलब वनों से पैदा होने वाली उपज से ये प्राप्त होता था। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी हमें क्या मिलता है, यहाँ उल्लेख मिलता है। मौर्य काल के दौरान हम देखते हैं दूर देशों के साथ, विदेशों के साथ भी जो मौर्यकालीन जो व्यापारिक संबंध हमें मिलते हैं। अब विदेशों के साथ या अन्य राज्यों के साथ किए जाने वाले व्यापार में जो आयात व निर्यात कर राज्य के द्वारा लिया जाता था व्यापारियों से, अगर बात की जाए तो उस समय जो आयात कर लिया जाता था जिसे प्रवेश्य कहा जाता था, क्या कहा जाता था, प्रवेश्य भी कहा जाता था। आयात कर के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, यानी कि विदेशों से जो वस्तुएं मंगाई जाती थी उन पे लगने वाला जो टैक्स होता था उसे आयात कर कहते हैं। यानी कि जो विदेशों से आने वाली जो वस्तुएं हैं उन पे लगने वाला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कर जिसे कहते हैं अगर बात की जाए तो। अब ये इंपोर्ट कर की बात करें तो ये उस वक्त 20% लगता था। यानी अगर 100 रुपये की जो वस्तु किसी ने मंगवाई है, दूसरे देश से आयात की जाती है, तो उस पर 20 रुपये कर किसको देना होगा, राज्य को देना होगा। और उसके अलावा निर्यात कर भी इनके द्वारा लिया जाता था। मौर्य काल के दौरान जो निर्यात कर का भी हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन निर्यात कर के बारे में हमें ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उसमें निर्यात कर कितना लिया जाता था। निर्यात कर को उस वक्त निष्क्राम्य कर भी कहा जाता था। इसका नाम क्या, निष्क्राम्य। ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि मौर्य काल के दौरान आयात कर को क्या कहा जाता था। ये आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, उनमें से एक ऑप्शन ये दे दिया जाएगा, यानी कि क्या कहा जाता था, प्रवेश्य कहा जाता था। मौर्य काल के दौरान निर्यात कर को क्या कहा जाता था, निष्क्राम्य कहा जाता था। तो ऐसे कई चीजें हमें देखने को मिलती है। अब उसके अलावा बिक्री कर भी मौर्य काल के दौरान लिया जाता था। जो वस्तुएं व्यापारियों के द्वारा बेची जाती थी उन पे राज्य की तरफ से कर लिया जाता था। बिक्री कर यानी कि सेल टैक्स की बात की जाए, सेल टैक्स ऑफिसर होते वर्तमान समय तुम देखो सरकारों के द्वारा बिक्री कर वसूला जाता है, नहीं वसूला जाता है, जिसके तहत इन्होंने GST चालू कर दिया, गुड सर्विसेज टैक्स, जिसमें सारे कर समाहित इनके द्वारा कर दिए जाते वर्तमान। तो ये बिक्री कर है, बेचने वाली वस्तुओं पर लिया जाता था। अब इसकी दर है जो हमें अलग अलग मिलती है। बिक्री कर की दर बात की जाए तो ये 9.5% लिया जाता था गिनकर बेची जाने वाली वस्तुएं। जैसे हमने कहा कि ये 1 दर्जन केले हैं, ये 2 दर्जन केले हैं, जो हमारे द्वारा गिनकर बेचे जा रहे हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, उन गिनकर बेची जाने वाली वस्तुओं पे क्या कितना प्रतिशत लिया जाता था, राज्य की तरफ से 9.5% लिया जाता था। अब दूसरी बात, तोलकर बेचे जाने वाली वस्तुओं से 5% कर लिया जाता था, 5% टैक्स लिया जाता। तोलकर बेचे जाने वाली वस्तुएं बात करो तो ये 5 किलो अनाज है, ये 10 किलो अनाज है, ये 1 क्विंटल अनाज है, ये 1 केजी चीनी है, तो इसके आधार पे जो कर लिया जाता था उसको कितना लिया जाता, उन वस्तुओं पे 5% लिया जाता था। अब नाप कर बेचे जाने वाली वस्तुएं उसमें 6.25%, 6 से 1/4 यानी 6.25% हो गया ना। अब ये नाप कर यानी ये अमुक कपड़ा जो 1 मीटर का 4 मीटर का ये नाप कर कोई वस्तु बेची जा रही है उस पर कितना लिया जाएगा, 6.25% टैक्स लिया जाएगा। और उसके अलावा अन्य जो आय है, जो बात की जाए नगरों से प्राप्त होने वाली आय को दुर्ग भी कहा जाता था। नगरों यानी बड़े बड़े शहरों से, महानगरों से जो अन्य स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता था, दुर्ग भी कहा जाता था। इसके अलावा आय के अन्य स्रोत भी थे। बात की जाए तो भाई भूमि कर भी था, आयात निर्यात कर भी था, सेतु कर, वन कर, बलि कर। उसके अलावा जो बात की जाए अब
सबसे बड़ी राज्यों को आय किससे प्राप्त होती है? जो ये नशे की चीज़ें होती है, अभी भी तुम देखोगे सरकारों को, जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उनको सर्वाधिक जो आय किससे होती है? शराब से होती है, मादक पदार्थों से होने वाली आय है। तो उस समय जो मादक पदार्थों से आय, शराब से भी आय ली जाती, नमक कर उस वक्त लगाया जाता, नमक से प्राप्त होने वाली आय है। राज्य की तरफ से निर्धारित इतना नमक तो खरीदना ही होता था, अगर तुम्हारे घर में इतने सदस्य थे, उस भाव में जो राज्य के द्वारा रेट निर्धारित होती थी, उस रेट के आधार पे उतना नमक तो किसी व्यक्ति को खरीदना ही पड़ता था। उसके अलावा शिल्पकार, जो कारीगर है, इनसे टैक्स लिया जाता था, जो कसाई वगैरह है उनसे टैक्स लिया जाता था, और जो घी तेल का व्यवसाय करने वाले थे उनसे भी क्या लिया जाता, राज्य के द्वारा टैक्स वसूल किया जाता था। जुआरियों, और तो और जुआरियों के द्वारा भी, जो जुआरी है जो जुआ खेलते हैं, उनसे भी राज्य के द्वारा टैक्स लिया जाता था। और अधिक आय वाले, जिनकी आय खूब सारी है, अगर बात की जाए तो अधिक आय वाले व्यक्ति जिस तरीके से क्या लिया जाता है, आय टैक्स लिया जाता है, आयकर लिया जाता है ना, तो उसी तरीके से जिस वक्त भी जिन व्यापारियों, जिन लोगों की आय अधिक थी, उनसे आयकर राज्य के द्वारा वसूला जाता था। इनके आधार पर राज्य को जो आय प्राप्त होती थी। उसके अलावा जो अपराधियों से न्यायिक प्रक्रिया की हमने बात की थी, दंड विधान की मौर्यकालीन, तो दंड विधान मूलतः राज्य की आय का स्रोत था। तो जिस तरीके से अपराधियों पे जो जुर्माने लगाए जाते थे, वो भी एक राज्य की आय का मुख्य साधन थे। बात की जाए राज्य की आय का एक साधन स्रोत थे। उसके अलावा जो बात की जाए राज्य द्वारा किया जाने वाला व्यापार, अब खुद कुछ व्यापार ऐसे होते थे, हमने देखा था, कुछ व्यापारों पर नियंत्रण सीधा किसके द्वारा रखा जाता था? राज्य के द्वारा, यानी अधीन, राज्य के अधीन होते थे व्यापार और व्यवसाय, उनसे भी राज्य को क्या होती थी? आय प्राप्त होती थी। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने मौर्य काल के दौरान प्राप्त होने वाली आय के बारे में जाना है कि आय के जो कौन कौन से स्रोत थे, यानी कि मौर्य काल के दौरान शासकों को कौन कौन से क्षेत्रों से टैक्स प्राप्त हो। मूलतः अगर आपसे पूछा जाए तो आय का मुख्य साधन कौन सा था, तो मौर्य काल के दौरान आय का प्रमुख स्रोत कौन सा रहता है? मुख्य और प्रमुख, तो प्रमुख स्रोत भूमि कर ही रहता है, यानी जमीन से प्राप्त होने वाला कर। जो बात बताए लैंड टैक्स की बात है, तो ये भूमि कर मुख्यतः था। इसके अलावा जो अन्य करों में हमने बात की थी, कई कर जो एकत्रित करने वाले अधिकारी, जिसमें समाहर्ता, स्थानिक है, वह गोप है, बलि कर की हमने बात की, जो धार्मिक कर भी वसूला जाता था। उसके अलावा भूमि को दो श्रेणियों में बांटा जाता था। एक तो सीता होगी, सीता भूमि वो होती थी जिसपे राज्य का सीधा अधिकार होता था, इससे प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता? सीता आय कहा जाता था। और भाग, जिसपे ये जमीन किसानों के अधीन होती थी, किसानों के द्वारा जो फसलें उपजाई जाती थी, उन पे जो राज्य की तरफ से कर लिया जाता था, 20% से 25% तक हमें देखने को मिलता है। और ये क्या भाग आय या भाग टैक्स कहलाता था। उसके अलावा सेतु कर, जो फल फूल है, सब्जियों, उन पे लिया जाता था। उसके अलावा वन कर, जो वन से पैदा होने वाली उपज पे राज्य के द्वारा लिया जाता था। आयात कर, जो बात की इम्पोर्ट कर, प्रवेश जिसे कहा जाता है 20%, निर्यात कर, निष्क्राम्य जिसे कहा जाता है। और इसके अलावा बिक्री कर, सेल टैक्स, जो ये दरें हमें 9.5%, 5% और 6.25% हमें देखने को मिलती है। जो गिनकर बेची जाने वाली वस्तुओं की दरें 9.5% है, और उसके अलावा तोल कर बेची जाने वाली 5% और नाप कर बेची जाने वाली 6.25%। दुर्ग, जो नगरों से प्राप्त होने वाली आय को कहा जाता था। उसके अलावा राज्य को आय शराब से, जो मादक पदार्थों से प्राप्त होती है, नमक से प्राप्त होती है। शिल्पकार कसाईयों पर टैक्स लिया जाता था, लगाया जाता था। घी तेल व्यवसाय और जुआरियों और अधिक आय वाले जो व्यक्ति होते थे, उनसे भी राज्य के द्वारा कर लिया जाता था। इनकम टैक्स जिसे कहते हैं, अपन बात की जाए तो इनकम टैक्स वर्तमान में भी कई लोगों को भरना पड़ता है ना, जिनकी आय अत्यधिक होती है। और उसके अलावा अपराधियों से जुर्माने के तौर पे वसूला जाने वाला जो कर, और उसके अलावा राज्य द्वारा जो किए जाने वाले व्यापार और व्यवसाय से प्राप्त होने वाला। तो ये मौर्य काल के दौरान जो बात की जाए, मुख्यतः आय के प्रमुख स्रोत थे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और भी जो अध्ययन अध्यापन से संबंधित कोई भी आपकी राय या सुझाव हो, वह भी आपकी आमंत्रित, आप इसके माध्यम से पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और कल की क्लास में हम जो सैन्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे मौर्य काल के दौरान। तो एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।